भोपाल में दुष्कर्म के अभियुक्त की पिटाई कर दी गई। भोपाल जिला कोर्ट में वकीलों ने अभियुक्त को जमकर पीटा। पेशी के दौरान वकीलों ने पुलिस और अभियुक्त को घेर लिया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह के हालात थे। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा। भोपाल में कोर्ट कैंपस के भीतर ये सब कुछ हुआ है। अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने को लेकर पहुंची थी पुलिस और उसी दौरान वकीलों ने पुलिस और अभियुक्त को घेर लिया। दरअसल इस अभियुक्त के ऊपर आरोप है 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म का, और दुष्कर्म के अभियुक्त की पिटाई किस तरह से कोर्ट कैंपस में ही की गई है, वकीलों का कैसे गुस्सा फूटा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। एक सवाल तो यह भी कि कोर्ट कैंपस के अंदर इस तरह के हालात कैसे पैदा हुए आखिर? देखिए समीर, वकीलों का काफी गुस्सा था इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ ये दुष्कर्म का मामला था और 7 महीने पुराना था। वो छात्रा भी प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद जब इस आरोपी को कल भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, उस दौरान वकीलों ने मारने पीटने की कोशिश की। इस दौरान वकीलों की और पुलिस के बीच हमें एक तीखी बहस भी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर वकीलों का जो गुस्सा था आरोपी को लेकर, वो हमें कोर्ट में देखने को मिला। शुक्रिया आपका शुभम इस जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर है एनकाउंटर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। लोग पूछते हैं पुलिस ने गोली क्यों चलाई। पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाए? अपराधी को गोली चलाने की आजादी तो पुलिस को भी पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाएं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है, 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। आगे बढ़ते, बीजेपी की डिंपल मेहता बनी मीरा भायंदर की महापौर। गैर मराठी हैं महापौर डिंपल मेहता। ध्रुव किशोर पाटिल को डिप्टी मेयर चुना गया है। मेयर ऑफिस के बाहर हंगामा। तो गैर मराठी हैं महापौर डिंपल मेहता और
उनके महापौर चुने जाने के बाद मेयर ऑफिस के बाहर हंगामे की खबर है। और मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में महापौर पद को लेकर हंगामा जारी है। गैर मराठी महापौर बनाने का विरोध तेज। एमएनएस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल बताए जा रहे हैं। तो गैर मराठी महापौर बनाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में पोस्टर लेकर विरोध जताया गया। दो बड़ी खबर आपके सामने, गैर मराठी महापौर डिंपल बनाई गई और इसी को लेकर विरोध हो रहा है। मीरा भाईंदर में महापौर पद को लेकर हंगामा तेज। तो गैर मराठी महापौर बनाने को लेकर ही विरोध हो रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल है। तो एमएनएस की तरफ से तो पहले ही कहा गया था कि उनकी तरफ से मराठी महापौर ही बनाया जाएगा अगर उनकी जीत होती है। और जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? प्रदर्शन हो रहा है, डिंपल को महापौर बनाया गया है, एमएनएस के कार्यकर्ता शामिल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 95 सीट है पार्षदों की, जिसमें 78 सीट जो है वो बीजेपी ने जीती है। और बीजेपी ने यहाँ पर राजस्थान की जो महिला है डिंपल मेहता, वो जो निर्विरोध जीत कर आई हैं, उनको यहाँ पर मेयर बना दिया गया है। और डेप्यूटी मेयर जो है एक मराठी उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं ध्रुव पाटिल, उनको बनाया है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन यहाँ पर एमएनएस और मराठी एकीकरण समिति जो है उनका कहना है कि जो मेयर है वो सिर्फ मराठी बनेगा। और उसको लेकर पिछले 3 घंटों से लगातार ये जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, ये लगातार कर रहे हैं। अभी भी प्रदर्शनकारी हटे नहीं है। पुलिस का भारी बंदोबस्त है, यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडर लगाए गए हैं। पुलिस और आंदोलनकारियों में लगातार झड़पें हो रही हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि जो आंदोलनकारी है उनको बैरिकेडर के बाहर न जाने दिया जाए। यहाँ पर जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, इसके बाहर भी पुलिस सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। और अंदर जो वोटिंग चल रही है उसमें बाहरी किसी व्यक्ति को जो है अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश सिंह आपका जानकारी के लिए। नवी मुंबई से खबर है। नवी मुंबई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पर लोनावला की टाइगर पॉइंट वैली में एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है। मुंबई से ट्रैकिंग के लिए आई 19 साल की लड़की की ड्यूक्स नोज इलाके में अचानक मौत हो गई। ड्रोन, डॉग स्क्वाड और शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत के बाद उसकी बॉडी 390 फुट गहरी खाई से बाहर निकाली गई। खतरनाक घाटी, अंधेरे और समय से जूझते हुए ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल 31 जनवरी 2026 को मुंबई से 19 साल की श्रेया पति ट्रैकिंग के लिए लोनावाला आई थी। वो ड्यूक्स नोज इलाके में ट्रैकिंग के लिए गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। रात में रिश्तेदारों ने लोनावाला में ढूंढा और पूछताछ की। उस समय पता चला कि वो इलाके में आई थी और वापस चली गई। 1 फरवरी की सुबह रिश्तेदारों ने लोनावाला रूरल पुलिस स्टेशन में श्रेया के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने जांच की और यह साफ हो गया कि टाइगर पॉइंट इलाके में मिला बैग श्रेया का था। सुबह 11:30 बजे सर्च ऑपरेशन के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और दोपहर 2:30 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शाम 4:45 पर लड़की की बॉडी 390 फीट गहरी खाई में मिली। और लखनऊ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक स्टंटबाज थार गाड़ी से पुलिस बैरिकेडिंग गिराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जरा। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो हैरान रह गया। पुलिस बैरिकेड को टक्कर मारते स्टंटबाज को देखिए। पहले वो बैरिकेड में नजदीक से टक्कर मारता है, उसे नीचे गिराता है, फिर थार को पीछे कर तेजी से टक्कर मारने लगता है। ये वीडियो लखनऊ के गोमती नगर में G20 रोड का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस बैरिकेड को लगाया था। लेकिन इस थार सवार स्टंटबाज की करतूत देखिए। गाड़ी से टक्कर मारकर सड़क से पहले बैरिकेड को हटाता है। इसके बाद वो थार का गेट खोलकर गेट पर ही खड़ा हो जाता है, रील बनवाने लगता है। वीडियो के बैकग्राउंड में तेज आवाज में गाना चल रहा है। ये युवक पहले पोज दे रहा है, उसके बाद पुलिस बैरिकेडिंग गिराते हुए थार से मरीन ड्राइव की ओर चला गया। हैरानी की बात तो ये है कि जिस रास्ते पर ये युवक स्टंट कर रहा था, वहां से कई वीवीआईपी गुजरते हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस की टीम हरकत में आ गई और वीडियो की जांच तेज कर दी। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 कार की टक्कर के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला थाने तक पहुंच गया।
बीच सड़क पर हुए इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कैसे दो पक्ष आपस में उलझ गए, एक दूसरे पर हमला बोल दिया। दरअसल दो कारों की हल्की टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान एक महिला भी बहस करती नजर आ रही है। कुछ लोग मामला शांत कराने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ता जा रहा है और नौबत मारपीट तक जा पहुंची, जिसके बाद किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और फिर मामला शांत कराया गया। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से लिखित शिकायत भी दी गई, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि सड़क पर गलती किसकी थी। कुछ स्थानीय लोगों के बयान भी लिए गए हैं जो उस दौरान मौके पर मौजूद थे। पूरी घटना शहर के सिविल लाइन थाना इलाके के शिल्पी प्लाजा चौक के पास की है, जहां पर दो वाहनों के बीच हुई टक्कर के बाद विवाद इस कदर बढ़ा कि मामूली कहासुनी मारपीट की घटना में तब्दील हो गई। मुंबई के कोस्टल रोड टनल हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा एक मर्सिडीज कार से हुआ, जिससे नाबालिग चला रहा था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कोस्टल रोड टनल में भयानक हादसे की तस्वीरें सामने आई। मर्सिडीज कार से एक दूसरी कार से हुई टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हादसे से जुड़ी मर्सिडीज कार को एक नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चालक के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। कार मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दुर्घटना रात करीब 1:45 पर टनल के भीतर हुई। अग्रीपाड़ा के एक कारोबारी के नाम पर रजिस्टर्ड मर्सिडीज कार ने आगे चल रही कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की चपेट में आई कार मीरा रोड के रहने वाले 36 साल के प्रसन्न मोपकर चला रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और सास भी मौजूद थी। हादसा कितना भीषण था, अंदाजा कार की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और यूपी के बरेली में एक युवक की मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने पत्नी और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भाई की तलाश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल तक चले रिश्ते और महज 2 महीने की शादी के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। ये मामला तब सामने आया जब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आत्महत्या की कहानी को झूठा साबित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 33 साल के जितेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है, जो इटावा जिले के भाऊपुरा का रहने वाला था और बरेली में किराए के मकान पर रह रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में ज्योति ने कबूल किया कि वो और जितेंद्र स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे और लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद पिछले साल परिवार की सहमति से शादी की थी। दोनों ही नौकरी करते थे, लेकिन अक्सर पैसों को लेकर उनके बीच विवाद होता था। दावा यह भी किया जा रहा है कि पत्नी ने जितेंद्र की गला दबाकर हत्या की, क्योंकि वो जुए में 20,000 रुपए हार गया था। मृतक द्वारा ऑनलाइन जुआ खेलने की बात आई और इसी बात पर पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ और उसके पश्चात अभियुक्त गढ़ों द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई। बिहार के छपरा से खबर है। छपरा में एक फर्जी आईएएस अधिकारी का भंडाफोड़ हुआ है, जो खुद डीएम से मुलाकात करने उनके ऑफिस चला गया था। बिहार के छपरा में चौंकाने वाला मामला सामने आया। युवक ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की कोशिश की। घटना छपरा कलेक्ट्रेट की है। युवक जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मिलने पहुंचा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे रितेश कुमार पंडित छपरा के कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने आदेशपाल को अपना नाम रितेश कुमार पंडित बताया और दावा किया कि वो मेरठ में तैनात आईएएस अधिकारी है और जरूरी काम से डीएम से मिलना चाहता है। आदेशपाल ने इसे डीएम कार्यालय तक पहुंचा दिया। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से युवक की मुलाकात हुई, जिसमें उसने खुद को 2022 बैच का आईएएस और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नगर आयुक्त बताया। बातचीत करीब 20 मिनट तक होती रही, लेकिन डीएम ने इनकी भाषा, जानकारी और हाव भाव को परख लिया। डीएम ने आधिकारिक पहचान पत्र या सेवा संबंधी दस्तावेज मांगे तो युवक घबरा गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। सख्त पूछताछ पर युवक ने कबूल किया कि वो ना तो आईएएस है और ना ही किसी सरकारी पद पर तैनात, जिसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में फरीदाबाद के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के ने भारतीय स्टेट बैंक की सेक्टर 15 शाखा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि बैंक में उनके लॉकर से लगभग 1 किलो सोने और करीब 3 किलो चांदी के गहने गायब कर दिए गए।
हरियाणा में फरीदाबाद के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी बैंक लॉकर चेक करने गई तो बैंक कर्मचारी ने यह कहते हुए उन्हें चौंका दिया कि उनका लॉकर वहां मौजूद नहीं है। सीए के मुताबिक उनकी पत्नी ने जब बताया कि चाबी तो उनके पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर बैंक कर्मचारी ने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद पत्नी ने मौके पर ही सीए को कॉल कर मामले की जानकारी दी। फिलहाल सीए ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने भी बैंक मैनेजर को नोटिस जारी किया है जिसमें रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया है। पुलिस का कहना है कि बैंक की ओर से रिकॉर्ड मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित सीए का कहना है कि गहनों की कीमत 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख के बीच हो सकती है। सीए ने आरोप लगाया है कि ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत है। कर्मचारियों की लापरवाही है पूरी तरह से और मैनेजमेंट की लीपापोती का काम कहीं ना कहीं चल रहा है। इतने प्रतिष्ठित बैंक के कर्मचारियों के द्वारा जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि उन्होंने ही मिलकर इस लॉकर से पैसे, ये जो जेवरात उड़ाए हैं, ये ऑफिशियल तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 4 किलो सोने की ज्वेलरी गायब हो गई। हुआ कैसे, बैंक का इस पर क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला पीएनबी की नवलगढ़ ब्रांच का है। रविवार को बैंक मैनेजर ने तत्कालीन बैंक मैनेजर और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट और डेप्यूटी मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कराया। मैनेजर मुकेश सिहाग ने रिपोर्ट में बताया कि बैंक में गोल्ड लोन के बदले जमा किए गए सोने को गोल्ड सेफ में रखा गया। 28 जनवरी को गोल्ड सेफ का चार्ज डेप्यूटी मैनेजर सीमा महिला को सौंपा जा रहा था। इससे पहले स्ट्रांग रूम की 2 चाबियां तत्कालीन बैंक मैनेजर अमित कुमार और डेप्यूटी मैनेजर अनंत प्रकाश चौधरी के पास थी। चार्ज ट्रांसफर के दौरान जांच में सेफ में रखे सोने के आभूषणों के पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ का पता चला। बैंक प्रबंधन ने अपने स्तर पर जांच शुरू की तो बड़े पैमाने पर सोने की हेराफेरी का सच सामने आया। उनके बैंक में कार्यरत जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो गोल्ड लोन दिए जाते थे, तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है। आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है, जिसमें कि बैंक कर्मियों के विरुद्ध ही उन्होंने जो है एफआईआर लॉन्च कराई है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आज विधानसभा में शपथ ली। पटना सिविल कोर्ट की अनुमति के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल से विधानसभा लाया गया। बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आज आधिकारिक रूप से विधायक पद की शपथ ली। पटना सिविल कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस ने उनकी शपथ ग्रहण की तैयारी की थी। शपथ के बाद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। बता दें, दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद अनंत सिंह को केवल शपथ के लिए बाहर आने की अनुमति दी गई। बिहार विधानसभा के कुल 243 सदस्यों में से 242 पहले ही शपथ ले चुके हैं। अनंत सिंह आखिरी सदस्य हैं जिन्होंने आज विधायक पद की शपथ ली। कानूनी बाध्यताओं के कारण विधानसभा में किसी दूसरी गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। वहीं विधानसभा के बाहर समर्थकों के जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कोर्ट ने निर्देश दिया, शपथ के बाद उन्हें बिना किसी देरी के दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। अनंत सिंह करीब 3 महीने से जेल में बंद है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि जिस पीठ में मामले की सुनवाई होनी थी, उस जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर के बाहर आज विधायक धरने पर बैठ गए। हाथों में प्लेकार्ड लेकर जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई। इस दौरान विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना है कि राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा जनता से जुड़ा अहम सवाल है। इसे विधानसभा के भीतर भी मजबूती से उठाया जाएगा। स्टेटहुड वापस मिलेगा, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, 370-35A की डिमांड कर रहे हैं। जो स्टेटहुड का वादा किया गया था, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक बनता है, ये कोई कंसेशन नहीं है। ऐसा हमारी मांग है, उसको फौरी तौर स्टेटहुड को रियासत का दर्जा जो है इसका वो फौरी तौर बहाल किया जाए। We demand a full-fledged statehood. It should be restored as early as possible. This is our protest कि अपना जो कमिटमेंट उनकी है उस पे वो खड़े उतरे। कल भी एक कपल को तंग किया। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इसमें इंटरवीन करे। जम्मू कश्मीर और पंजाब के सरहदी इलाके कीड़िया गंडियाल पुल पर ऑल्टो कार और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई।
आमने सामने की इस टक्कर के बाद अचानक कार में आग लग गई, जिसमें झुलसने से व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जीएमसी कठुआ में भर्ती करवाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पल भर में कार आग का गोला बन गई और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दरअसल सोमवार रात 9:15 बजे रावी दरिया की किड़िया गंगियाल पुल से 2 वाहन गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों वाहनों में सीधी टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार को आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को जानकारी दी। तब तक पुलिस पहुंची, कार पूरी तरह से जल चुकी थी। हालांकि इससे पहले एक महिला को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन एक व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार भीषण आग के कारण कार पूरी तरह से जल गई। ऐसे में न तो रजिस्ट्रेशन नंबर का पता चल रहा है और न ही उसमें सवार लोगों की पहचान हो पा रही है। फिलहाल जीएमसी में भर्ती महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। और उत्तराखंड के कवानू इलाके में हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। हादसे की तस्वीरें काफी भयावह हैं। बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से हादसा हुआ। बस की रफ्तार तेज थी, सामने टर्न था, ड्राइवर बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इसी वजह से बस खाई में जा गिरी। हादसा उत्तराखंड के कवानू इलाके का है। नेरवा पावंटा साहिब मार्ग पर एक्सीडेंट हुआ। हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को बस से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में 34 लोग सवार थे। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। संबंधित विभाग और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने राहत कार्य जारी रखा है। आगे की जानकारी ली जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर अहिल्यानगर रोड पर ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर अहिल्यानगर रोड पर सोमवार देर रात एक्सीडेंट के वीडियो ने दिल दहला दिया। हादसे के बाद ड्राइवर की बॉडी ऑटो में फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। छत्रपति संभाजीनगर अहिल्यानगर पर हुई घटना की सूचना मिलते ही पदमपुरा की फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो चालक वाहन के अंदर ही फंसा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम के जवानों ने रेस्क्यू टूल्स की मदद से ऑटो की शीट काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल निजी वाहन से इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के नाम रईस हासिम शेख और रुक्मिणी योगणे बताया जा रहा है। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या है। अगली बड़ी खबर, पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में खराबी। तकनीकी खराबी से उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी। संभाजीनगर से लातूर जाने वाली थी पंकजा मुंडे। चुनाव प्रचार के लिए जाने वाली थी पंकजा। पवार के प्लेन क्रैश के बाद खास सतर्कता रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर में खराबी और चुनाव प्रचार के कार्यक्रम को स्थगित किया। पंकजा मुंडे इस हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए जाने वाली। और दिल्ली के विकास नगर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक तड़पते शख्स की मदद के बजाय 2 युवा वहां आए और उसका मोबाइल लेकर चले गए। साथ ही शख्स के पॉकेट की तलाशी भी ली गई। देखिए रिपोर्ट। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। शख्स पहले लड़खड़ाता दिखा, फिर बेसुध होकर गिर गया। ऐसा लग रहा है शख्स को हार्ट अटैक आया है या फिर मिर्गी का दौरा पड़ा, लेकिन शख्स काफी देर तक यूं ही तड़पता रहा। धीरे धीरे शरीर शांत हो गया। तभी 2 स्कूटी सवार युवक मौके पर आए। शख्स के पास पड़ा मोबाइल उठा गए। इतने से मन नहीं भरा तो युवक पलट कर आया। शख्स की तलाशी लेने लगा। पैसे नहीं मिले तो चलता बना। सुबह लोगों ने शख्स की लाश देखी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सोचिए, ये दोनों स्कूटी सवार युवक इस शख्स की मदद करते तो शायद जान भी बच जाती, लेकिन दोनों युवक मोबाइल चोरी करके चलते बने। मामला दिल्ली के विकास नगर इलाके का है।
पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान में जुटी है। इलाके के दूसरे थानों को भी जानकारी दे दी गई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। ट्रेन की चपेट में आने से शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने भी इसे ट्रेन हादसा मानते हुए शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहचान नहीं होने पर अंतिम संस्कार भी किया गया, मगर 50 दिन बाद पुलिस के पास पहुंचे एक युवक ने अपने भाई के लापता होने की शिकायत दी। पुलिस ने जब शव की फोटो और कपड़े दिखाया तो युवक ने उसकी पहचान अपने भाई सुमन के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो सबसे पहला शख्स सुमन की पत्नी अंजनी पर गया, जो उसके लापता होने के बाद से ही अपने मायके चली गई थी। पुलिस ने उसे थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने पश्चिम बंगाल के रहने वाले युवक रियाउल से प्रेम प्रसंग में सुमन की हत्या की बात कबूल की। पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि सुमन ऑटो चलाता था, जबकि उसकी पत्नी अंजनी और रियाउल एक ही कंपनी में काम करते थे। यहीं से उनके बीच जान पहचान हुई और धीरे धीरे रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। रियाउल के साथ काफी समय से इसका संबंध था, जिसके बारे में जो इसका हस्बैंड था, सुमन नाम का जो मृतक था, उसको पता चल गया था। तो किसी तरीके से इन दोनों ने ये प्लानिंग करी कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि दोनों एक साथ रह सके। और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और कपकपाती ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां फरवरी के महीने में किस कदर बर्फ पड़ी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादरें नजर आ रही हैं। कई इलाकों में तो 5 से 6 फीट तक बर्फ नजर आ रही है। दरअसल 2 सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण श्रीनगर और घाटी के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई। लवामा, कुलगाम, शोपियां, गुरेज सहित कई इलाके इस मौसम से प्रभावित हैं। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों के दिनों को चिल्लाई कला कहा जाता है। इस मौसम में शीतलहर चलती है और तापमान शून्य के नीचे चला जाता है। वहीं भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। यातायात की बहाली के लिए BRO की टीम लगातार काम कर रही है। हमारा समर सी प्रिपरेशन एक रहता है कि जो ये हमारा जो विलो होता है, इसके लीव्स के साथ इसकी टहनियाँ हम यहाँ पे जमा करके रखते हैं। हमारा विंटर प्रिपरेशन होता है हांगुल के लिए, जो समर में हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बादशाह, इसको हम विंटर में यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूसली जितनी बर्फ़ गिरेगी उसी हिसाब से हम उसी टाइम पे सब्जियाँ वगैरह ये बादशाह इनको डालेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से कई सड़क बंद हो चुके हैं। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। अधिकांश इलाकों में मौसम काफी खराब रहा। बर्फबारी के बाद शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। आज राज्य के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इस दौरान किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में से 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं, जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। स्नो बहुत अच्छी है, तो गैदरिंग अच्छा है, तो मतलब बहुत अच्छा फैमिली के साथ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो बढ़िया लगा। मतलब पैसा वसूल काम हुआ है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में 5 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर फिर से मौसम बिगड़ने का अंदेशा जताया गया है। माता वैष्णो देवी के भक्तों को जल्द रोपवे की बड़ी सौगात मिल सकती है। पिछले 2 सालों से अटकी हुई रोपवे परियोजना पर अब फिर से हलचल शुरू हो गई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द रोपवे सुविधा का लाभ मिल सकता है। पिछले 2 साल से अटकी हुई ताराकोट से सांझी छत तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना पर अब फिर से हलचल तेज हो गई है। इसे हरी झंडी मिलने की संभावना बढ़ गई। उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त हाई लेवल कमेटी 4 फरवरी को कटरा का दौरा करेगी। इस दौरान कमेटी स्थानीय हितधारकों, व्यापारियों, घोड़ा पिट्ठू संचालकों और दूसरे प्रभावित लोगों से बातचीत भी करेगी। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर इस पर मुहर लग जाएगी।
सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जो कमेटी थी वो स्टेट से व्यास साहब जो थे हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने ये सुझाव दिए थे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसमें ये एक सुझाव था कि फेस आउट, इसको तो 10 साल में हम करें घोड़े वालों को, और इनको रिहेबिलिटेट करें, और रिहेबिलिटेट करने के साथ साथ उसमें यह सुझाव था कि एक आप यात्रियों की सुविधा के लिए आप एक रोबे लगाएं, एक्सीलेटर लगाएं, मतलब कि आप बैटरी कार लगाएं और आप हेली सर्विस लगाएं। बढ़ते आगे, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर मनीष तिवारी का बयान, ट्रंप की घोषणाएं गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सरकार ट्रेड डील पर चर्चा कराए, जवाब दे। कृषि सेक्टर को खोला जाना गंभीर मामला है। मनीष जी, आखिर हंगामे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि बहुत बड़ा कदम उठा दिया गया है, 50% से घटकर 18% टैरिफ हो गया है। देखिए, जिस तरह के तथ्य राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक किए हैं, वो जो भारत की सामरिक क्षमता है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रशंसन खड़ा करते हैं। उनका ये कहना कि हम कच्चा तेल रूस से खरीदेंगे, रूस से नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, ये कहना कि जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं वो 18% पे टैक्स होंगे, वहाँ के उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका के भारत को वो 0% पे टैक्स होंगे, $500 बिलियन का भारत सामान खरीदेगा अमेरिका से। ये बहुत सारे बहुत गंभीर सवाल है। उनके एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी का बयान आना कि भाई जो उनके कृषि से जुड़े हुए पदार्थ हैं वो भारत के बाज़ारों के लिए खोल दिए गए हैं, ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं जिनके ऊपर सरकार को चर्चा के बाद सदन में जवाब देना चाहिए। सर, क्या आपको लगता है जो अमेरिकन कृषि प्रोडक्ट हैं उनको लेकर भी कुछ सवाल हैं? बिल्कुल सवाल है। क्या सवाल? क्योंकि भारत ने अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत ही एक पैने तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और पिछले 78-80 वर्ष में जब से भारत आज़ाद हुआ है, हर सरकार की ये नीति रही है कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को कभी क्या कहते हैं नहीं खोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर 65% जो हमारे लोग हैं अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर और संवेदनशील सवाल है जिनके ऊपर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। अमेरिकी ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ट्रेड डील में हमारी कूटनीति की जीत हुई है। आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है। लोग आलोचना कर रहे थे, हमने धैर्य रखा, दिखाता है कि धैर्य का फल मिलता है। तो एनडीए सांसदों की बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की बात कही है, एक्सपोर्ट पर जोर देने की बात कही है। अमेरिका के साथ जो ये नरमी आई है ट्रेड डील को लेकर, इस पर कहा गया कि हमारी कूटनीति की जीत हुई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या मंत्र दिया गया। अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बनाए। लोग आलोचना कर रहे थे, पर हमने धैर्य रखा, हमारे धैर्य रखने का अच्छा परिणाम निकला। अमेरिका के साथ हुई डील में हमारी कूटनीति की, भारत की कूटनीति की बड़ी जीत हुई है। आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है, ये कहा है पीएम मोदी ने। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और क्वालिटी प्रोडक्ट देश के अंदर बनाए जाएं, इस पर जोर दिया है पीएम ने। अगले 25 सालों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, बजट तैयार किया गया है। बजट की उपलब्धियां आम जनता को बताई जाएं। सभी सांसद सदन में मौजूद रहें और चर्चा में जरूर हिस्सा लें, ये सलाह दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और इस बीच ट्रेड डील को लेकर ही सरकारी सूत्रों से एक बड़ी खबर है, किसानों के हितों से समझौता नहीं। जहां बैन वहां से तेल नहीं खरीदेगा भारत, और जहां बैन नहीं वहां से तेल भारत खरीदेगा। वेनेजुएला पर जब बैन था तब तेल नहीं खरीदा।
तो कृषि और डेयरी क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रेड डील के बाद जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत के साथ मनीष तिवारी की बातचीत भी आपने सुनी, जिन्होंने इसी डील को लेकर कई सवाल भी उठाए। फिलहाल ये बड़ी खबर सरकारी सूत्रों से है, जहां किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ। हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, धीरे धीरे करके ये क्लैरिटी आनी बाकी भी थी। डील को देखते हुए, समझौते को देखते हुए, हर सेक्टर को देखते हुए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है डील? फिलहाल किसानों के हितों को देखते हुए क्या खबर? तो बार बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि कृषि और डेयरी को लेकर जो अमेरिका के जो मंत्री हैं, जो बयान उनके आए हैं, उस पर भारत सरकार का क्या रुख है उसको स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे में सरकार की जो सूत्र है उनका कहना है कि जो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है, इसमें किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र है वो जो पहले प्रोटेक्टेड थे वो अभी भी प्रोटेक्टेड है, यानी कि आगे भी रहेंगे, उससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बार बार विपक्ष कह रहा है कि क्या भारत सरकार झुक गई है, तो सरकार ने साफ कहा है कि हम कच्चा तेल हमको जहां भी सस्ते में मिलेगा हम वहां से खरीदते रहेंगे। भारत दुनिया में ऐसी जगहों से, ऐसे देशों से तेल खरीदता है, कच्चा तेल जिस पर प्रतिबंध नहीं है। और अगर वेनेजुएला पे अब पाबंदी थी तो भारत तेल नहीं खरीदता था, लेकिन वेनेजुएला से अब पाबंदी हट गई है, तो ऐसे भारत जो है वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा, यानी कि सस्ता तेल भारत को जहां मिलेगा उस भारत उससे खरीदेगा। और भारत सरकार के सूत्रों ने एक बार फिर से साफ किया है कि जो भारत और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड डील है, इसमें किसी भी तरह से भारत के जो हित है, भारत के किसानों के हित है, भारत के मैन्युफैक्चरर्स के हित है, उनसे किसी भी तरह का समझौता इस डील में नहीं किया गया। भारत ने बातचीत की टेबल पे भारत के हितों की मजबूत पैरवी की थी, जिसका नतीजा ये 18% टैरिफ के साथ इंडिया और यूएस डील जो फाइनल हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका।